नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के वर्कशीट नंबर 35 जो कि धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक यौगिक मतलब इंग्लिश में आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये हम इससे पहले वाली वर्कशीट नंबर 34 में थोड़ा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने NaCl कैसे बनता है, MgCl2 किस तरह से बना, वो सब थोड़ा सा समझा था। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जैसा हमने पढ़ा कि जो परमाणु होते हैं यानी एटम, वो या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे और या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अगर वो प्राप्त कर रहे हैं मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर ऋण आवेश यानी कि माइनस का चार्ज आ जाता है और उन्हें ऋणायन यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एनायन। बेटा मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चों को इससे फ़ायदा हो जाए। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए, प्राप्त कर ले यानी प्लस इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और इसीलिए अब जो बना आयन उस पे माइनस का चार्ज यानी ऋणावेश, यानी उसे हम एनायन कहेंगे, ऋणायन। और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन चले जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में एटम्स में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन्स यानी प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अब जो आयन बनेगा उस पर प्लस का चार्ज यानी कि उसे धनायन, ये देखा यहाँ पर लिखा है ना धन आयन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम कैटायन, तब इसे हम कैटायन कहेंगे। तो हमने पढ़ लिया था कि एटम से ही दो आयन्स बनते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, यानी कि एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। क्लियर बच्चों। अब है ऋणायन यानी कि अनायन। अधातु होते हैं यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जबकि धन आयन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायंस होते हैं वो धातु होते हैं यानी वो मेटल्स होते हैं। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह से बन सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं आयन सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक एटम वाला Na+ था, है ना, ऐसे ही Cl- था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ सकता है, बहुत सारे एटम्स के ग्रुप पे भी आ सकता है। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा CO3 ये पढ़ा था ना, ये कार्बोनेट है। इसी तरह से NH4 इस पे प्लस का साइन होता था, इसे अमोनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, परमाणुओं का ग्रुप है, ठीक है, जटिल समूह है, उससे भी हम आयन कह सकते हैं। उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश आ सकता है। ओके बेटा। फिर यहाँ लिखा है, देखिए, धातु जमा अधातु यानी मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है और देने के बाद उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। यहाँ देखिए धातु पे प्लस चार्ज है यानी कि मेटल पे प्लस चार्ज, और अधातु इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए अधातु नॉन मेटल पे माइनस का चार्ज आ जाता है। ओके बेटा। इसके बाद है आयनिक आबंध यानी कि आयनिक बॉन्ड में विपरीत आवेश यानी एक दूसरे उल्टे, एक पे प्लस एक पे माइनस, तभी तो ये दोनों आपस में दोस्ती करेंगे ना, ठीक है। ऋण आवेश और धन आवेश यानी पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन एनायन एक साथ जुड़े रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं यानी कि आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था NaCl में Na+ Cl-, ठीक है। इसीलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं, ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड्स किससे बने होंगे, आयन्स से मिलके बने होंगे और दोनों आयन्स पे उल्टा चार्ज यानी कि एक पे प्लस का एक पे माइनस का चार्ज होगा। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ से मेल खाता है, मतलब एक का नुकसान होगा इलेक्ट्रॉन का तो दूसरे का लाभ होगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा किसके लिए, दूसरे परमाणु के लिए यानी दूसरे एटम के लिए, और इस तरह से दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और समझा देती हूँ। देखो यहाँ Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो प्लस, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो माइनस, तो फिर इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया,
बॉन्ड बना लिया यानी आबंध बना लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एटम हो जैसे Mg मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl ये 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेता, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पर इसे 2 Cl लेने पड़ेंगे। इस वाले Cl को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इस वाले Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से यहाँ 2 आबंध बन गए। तो एक आबंध यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी तरह से दूसरा आबंध बनाने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है बच्चों, आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक मतलब फिजिकल और गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल नेचर। धन एवं ऋण यानी कि प्लस और माइनस आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक यौगिक की बात करें, तो उनके बीच में कैसा होगा, जैसे Na+ और Cl-, इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये आकर्षण, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब ब्रिटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल क्या मतलब है ब्रिटल का, कि अगर आप दबाव डालेंगे यानी प्रेशर डालेंगे तो टूट जाएगा। अब जैसे आप देखिए नमक के अगर आप बड़े बड़े क्रिस्टल्स ले लें तो उन पे प्रेशर डालने से वो टूट जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड तो होते हैं। जैसे शीशा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, शीशा बहुत हार्ड है देखने में, लेकिन जैसे ही दबाव डालेंगे तो वो टूट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिकों में होती है। इसके बाद आता है गलनांक एवं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अगर मुझे इसे पिघलाना है या फिर बॉयल करना है तो मुझे इसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, अवस्था। आपने पढ़ा हुआ है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर किस फॉर्म में होते हैं, 3 अवस्था में होते हैं। एक होता है यहाँ देखिए सॉलिड, फिर एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड में आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बहुत पास होते हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, पास है। लिक्विड यानी तरल में क्या होगा, यानी अगर मैं इस सॉलिड को पिघलाऊं, गर्म करूं तो ये मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो इनमें आकर्षण तो है पर थोड़ा कम है ना। यहाँ पे देखो इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो गई, जगह ज़्यादा हो गई। और अगर मैं और ज़्यादा गर्म करूं तो ये क्या होगा, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, गैस यानी भाप में अब बदलना शुरू हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। और तब इनके बीच में आकर्षण बल और कम हो जाएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और कम हो जाएंगे और इनके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। किनके बीच का गैप, आयंस के बीच का गैप। यहाँ पर आयंस बहुत पास हैं, यहाँ थोड़े दूर हैं और यहाँ बहुत दूर हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ ले आती है कि आयंस के बीच में, आयनिक यौगिकों में आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है। इसीलिए अगर मुझे इसे पिघलाना है यानी मेल्ट कराना है तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि इनके बीच का एक बॉन्ड जो है वो टूट सके, कमज़ोर हो सके। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा देर तक टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। समझ आ गई, ताकि इनके बीच का जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, अंतर आयनिक अट्रैक्शन, उसे हम तोड़ सकें। ठीक, आगे बढ़ें। इसके बाद है घुलनशीलता। तो घुलनशीलता के लिए आप वही नमक का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नमक देखो पानी में ईजिली सोल्यूबल हो जाता है, मिल जाता है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में यानी आदि सॉल्वेंट्स में, किसमें, केरोसिन या पेट्रोल वाले सॉल्वेंट्स में ये अविलय यानी इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक, तो नमक वाले से आप याद रख लीजिएगा, नमक एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl, मैंने लास्ट वाले वर्कशीट में बताया था आपको। तो वो पानी में सोल्यूबल है, लेकिन केरोसिन या पेट्रोल में इनसोल्यूबल है। ओके, इसके बाद वाला जो है ये विद्युत चालकता यानी कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हमने ये पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी आयनिक यौगिक होते हैं वो आयन से मिलके बने होते हैं। ये देखिए, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा, और इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक आकर्षण बल होगा।
तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जब भी मुझे विद्युत का चालन करना है यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी है, तो ये आयंस गतिशील होने चाहिए यानी मूवेबल होने चाहिए। जब तक ये गति नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, विद्युत का चालन नहीं होगा। तो अब अगर ये ठोस फॉर्म में है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, तब तो ये आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं ना, तो क्या ये गतिशील होंगे, मूवेबल होंगे? नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये सॉलिड फॉर्म में है, आयनिक कंपाउंड ठोस फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है, तो ये गतिशील नहीं होंगे। इसी वजह से विद्युत का चालन ये नहीं करेंगे यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने इसको आयन को जब हमने सोल्यूशन बना दिया यानी कि इनका विलयन बना दिया, पानी में मान लीजिए मैंने इसको घोल बना दिया, तब क्या होगा? तब इनके बीच का ये जो अट्रैक्शन है, ये जो आकर्षण बल है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। देखो हमने पढ़ा ना अभी कि लिक्विड फॉर्म में यानी तरल फॉर्म में इनके बीच का अट्रैक्शन, इनके बीच का आकर्षण कम हो जाता है। तो जब आकर्षण कम हो जाएगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसका मतलब ये मूवेबल हो जाएंगे यानी गतिशील हो जाएंगे। और जैसे ही ये गतिशील होंगे वैसे ही ये विद्युत का चालन कर सकते हैं यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में कि क्या ठोस आयनिक यौगिक विद्युत चालकता करते हैं, विद्युत चालन करते हैं? तो आंसर होगा नो, नहीं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना यानी एकदम फिक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, और आयनों की गति संभव नहीं होती, मतलब मूव नहीं करते। मूव ही नहीं करेंगे तो फिर कंडक्शन नहीं होगा। जबकि गलित अवस्था में यानी कि सॉल्यूबल स्टेट में, मेल्ट स्टेट में, जब वो मेल्ट हो रखे हों, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। ये भी बताऊंगी, इसको समझाऊंगी। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, मतलब आयन जो है इंडिपेंडेंटली इधर उधर जा सकते हैं और विद्युत का चालन कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ ऊष्मा के कारण ये सब। जब आप गर्म करेंगे तो जो ठोस अवस्था होगी वो धीरे धीरे उनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा। गर्म करने के कारण अट्रैक्शन कम होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और इधर उधर गमन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव करेंगे क्यों? बेटा देखो यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखो, ये जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है, ये दो देख रहे हो आप, ये जो दो छड़ है, एक इसमें से होती है कैथोड और एक होती है एनोड। एक पे होता है माइनस का चार्ज, एक पे होता है प्लस का चार्ज, एनोड प्लस की और ये कैथोड माइनस की। अब अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर मैं ले लिया मान लीजिए नमक, और वो पानी में घुला हुआ है, यानी Na प्लस है यहाँ पर और Cl माइनस है, तो ये आयन क्या करेंगे, जो प्लस वाला है वो गति करके माइनस वाले छड़ के पास जाएगा, और जो माइनस वाला है वो गति करके प्लस वाले छड़ यानी इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। अगर वो गति नहीं कर सकते होते तो फिर वो यहाँ पर नहीं जाते ना अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे, और इलेक्ट्रोड्स पे जाने के बाद ही विद्युत का चालन होता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल भंगुर आयनिक यौगिक यानी ब्रिटल आयनिक कंपाउंड, जिसमें NaCl जो नमक मैंने आपको बताया, इसी तरह से NgCl2 हमने पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर उनके गलनांक और क्वथनांक यानी आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, जो कि देखिए बहुत ज़्यादा है, 1800 इस तरह से है, तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। इसका रीज़न मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद ये वाली जो पिक्चर है ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि भाई सॉलिड यानी ठोस में किस तरह से जो परमाणु हैं वो पास होते हैं। यहाँ आयनिक यौगिक के केस में ये गोल गोल जो है वो आयन्स हैं, या तो प्लस वाले और या तो माइनस वाले, और इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन कम है और यहाँ इनके बीच में आकर्षण यानी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, मतलब अगर एटम्स में हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल दें तो उन पे ऋणावेश यानी कि माइनस चार्ज आ जाता है, और उन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी में ऋणायन और इंग्लिश में एनायन। ठीक है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जिनमें लॉस हो जाता है उन पे धनावेश आ जाता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हिंदी में हम कहते हैं धनायन और इंग्लिश में हम कहते हैं कैटायन। क्लियर बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट है आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो क्या डालने पर वो टुकड़ों में टूट जाएंगे, दबाव यानी कि प्रेशर।
क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो इसका आपने अभी यहाँ पे पढ़ रखा है कि उनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण यानी कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। गलित अवस्था में जो आयन्स होते हैं यानी कि जो मेल्टेड स्टेट होती है उसमें जो आयन्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी वो गति कर सकते हैं और अब इलेक्ट्रोड्स तक जा सकते हैं। जो माइनस वाला आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक जाएगा और जो प्लस वाला आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक जा सकता है, जबकि ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता, आयन्स गतिशील नहीं होते। ठीक। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार में समझाइए। इसमें भी आपको ये वाला देखिए, यहाँ जो डायग्राम है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक होगा माइनस का इलेक्ट्रोड, एक होगा प्लस का इलेक्ट्रोड। जो आयन्स होंगे इस सॉल्यूशन में यानी ये जो विलयन है यहाँ पर, इसमें जो आयन्स होंगे उल्टे चार्ज वाले, उल्टे आवेश वाले जो आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रोड्स पर जाएंगे और विद्युत की चालकता करेंगे। तो आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 35। ओके, थैंक यू।